चलो बताओ, ये लेक्चर नंबर कितना है? 6। ठीक है। हाँ, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था बताओ? हम लोग बोर्स मॉडल का डेरिवेशन कर लिए थे ना? यस सर, हाँ किए थे। चलो, बोर्स मॉडल का डेरिवेशन अगर हो गया था तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये तुम लोग को लास्ट पॉइंट एक बताए थे। लास्ट पॉइंट ये बताए थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी पर्टिकुलर शेल में अगर घूमता है तो तब तक तो उस पर्टिकुलर सेल में जब तक वो घूमेगा तब तक उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी एक्सेप्ट या एनर्जी रेडिएट नहीं कर सकता है। ठीक है, वो एनर्जी एक्सेप्ट और एनर्जी रेडिएट दोनों कर सकता है। अगर वो एनर्जी एक्सेप्ट करेगा तो वो हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा। ठीक है, अपने से ऊपर वाले में जाएगा। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन, है ना। लेकिन अगर वो एनर्जी लूज कर रहा है तो वो वापस लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डी एक्साइटेशन। ठीक है, ये बताए थे तुम लोगों को। यहाँ तक हो गया था ना लास्ट क्लास में? बोलो। यस सर। ठीक है, तब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बोर्स मॉडल हम लोग देखे थे कि हाइड्रोजन एटम के लिए ही एप्लीकेबल था, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम, एक सेकेंड रुको। हेलो, आ रहा है आवाज? यस सर। हाँ, an electron in hydrogen atom jumps from n equal to 2 to n equal to 1। ठीक है, कैलकुलेट करना है यहाँ पे। कैलकुलेट द एनर्जी एंड wavelength of the emitted radiation। emitted radiation। ठीक है, ये कैलकुलेट करो तो। होगा कैलकुलेशन? सर एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी। मतलब इस ट्रांजिशन में कितना एनर्जी इन्वॉल्व हुआ है n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 जाने में। ठीक है, कोई n इक्वल टू 2 से अगर n इक्वल टू 1 मतलब हायर से ये लोअर में जा रहा है तो एनर्जी लूज करेगा या एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा? बताओ क्या कर रहा होगा? हायर से अगर लोअर जा रहा है तो एनर्जी अब्सॉर्ब या एनर्जी लूज? यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है एमिटेड लूज कर रेडिएशन। रहा है। एनर्जी एमिट कर रहा होगा, तो निकालना है इसका क्या होगा, एनर्जी कितना इन्वॉल्व होगा, कितना एनर्जी रेडिएट किया होगा और उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा। तो यहाँ पे एनर्जी जो होगा ये डेल्टा ई कितना चेंज हुआ होगा। अगर वो सेकंड से फर्स्ट वाले सेल पे जंप किया होगा तो कितना एनर्जी चेंज हुआ होगा। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ सेकंड सेल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल, इतना ही एनर्जी तो वो एमिट किया होगा ना। बोलो, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इतना ही एनर्जी तो एमिट किया होगा। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है तुम लोग को ये बता ही है। हाइड्रोजन एटम के लिए सेकंड सेल का टोटल एनर्जी कितना होता है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कल कैलकुलेट किए थे हम लोग, याद है? और E1 का एनर्जी कितना था टोटल? -13.6 था। 13.6। हाँ, तो ये माइनस ऑफ -13.6 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा? ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आ गया? ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी एमिट किया होगा। ठीक है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी तो आ गया।
अब वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ कैसे निकालोगे? अब ये एनर्जी देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, तो एनर्जी अगर एनर्जी हमको पता चल गया तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो यहाँ से हमको वेवलेंथ निकल जाएगा ना। वेवलेंथ क्या हो जाएगा? एच सी डिवाइडेड बाय एनर्जी, यही हो जाएगा, एच सी डिवाइडेड बाय एनर्जी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो एक्चुअली जो एनर्जी हम लोग का आया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, लेकिन ये एच और ये सब का जो वैल्यू हमको पता है ये जूल में पता है। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम लोग को जूल में कन्वर्ट करने बताए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना जूल होता है बताओ? ये कन्वर्जन बताएं तुम लोग को। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर जूल में लिखना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। या फिर एक फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही एनर्जी यूज करना है तो यहाँ पे वेवलेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू 12375 बाय लेमडा। और यहाँ से लेमडा लेमडा जो तुमको पुट करना है, ये लेमडा पुट करना है तुम्हारा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। यहाँ जो लेमडा पुट करना है तुमको, लेमडा एंगस्ट्रम में आएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू जो है ये तुमको, सॉरी एनर्जी का वैल्यू जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट कर सकते हो। तो यहाँ से डायरेक्टली लेमडा आ जाएगा तुम्हारा। लेमडा क्या आ गया? 12375 और डिवाइडेड बाय एनर्जी। एनर्जी कितना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? 10.2 आया है। तो इसको अगर डिवाइड कर दो 10.2 से, तो यहाँ से जो वेवलेंथ लेमडा निकलेगा वो एंगस्ट्रम में निकलेगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पे बस यूनिट का ध्यान रखना, लेमडा जो निकलेगा हमारा इस फॉर्मूले से वो एंगस्ट्रम में, और एनर्जी जो यूज करना है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का वेवलेंथ भी आ जाएगा। नहीं तो इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। सर वो जो लैम्डा इज इक्वल एस सी बाई ई से फाइंड आउट करेंगे तो फिर उसमें तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना एमस्ट्रॉन्ग में। इसमें सर वो जो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई ई है उसमें जब हम लोग सी बाई, लैम्डा, हाँ, तो इसमें जो एनर्जी पुट करोगे ना, ये एनर्जी जूल वाला तुमको पुट करना होगा। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना होगा, क्योंकि ये सारे का वैल्यूज हमको जूल जूल में पता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ यहाँ पे सर। फिर सारा एसआई यूनिट में तुमको लेना होगा, और यहाँ लेमडा जो आएगा वो मीटर में ही आएगा। ठीक है, वो एसआई यूनिट में आ जाएगा। क्लियर है? हाँ यस सर। चलो, तो ये अगर हो गया तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिख लेना। ठीक है, एक पॉइंट नोट करके लिख लेते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन gains or loses only those energy, an electron gains or loses only those energy which is equal to the difference in energies। ठीक है, which is equal to the difference in energies difference in energies of two shells। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या वही एनर्जी लूज करेगा जो किसी दो एनर्जी शेल के बीच का डिफरेंस हो। ठीक है, जैसे मान लो उसको, हर एक शेल का तो एनर्जी फिक्स है, हर एक शेल का एनर्जी फिक्स है ना। जैसे अभी हम लोग कैलकुलेट किए कि किसी इलेक्ट्रॉन को अगर मान लो, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में जंप किया तो ये कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज किया? 10.2 का ही लूज किया। मतलब अगर उसको सेकंड से फर्स्ट में जाना है तो उसको एग्जैक्टली इतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज करना होगा। इसके बीच वाला अगर कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज करे, कोई बीच वाला अगर कोई एनर्जी उसको मिला तो वो उसको एब्जॉर्ब या एमिट उस वैल्यू को नहीं करेगा। जैसे मान लो, इसको हम लोग उल्टा ऐसे सोच सकते हैं कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सेकंड पे जंप करना है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, एनर्जी फर्स्ट सेल से सेकंड सेल पे जाना है, हायर सेल में जाना है, तो ऑब्वियसली एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगा उसको। और एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करना है तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करना है?
तो जितना ये 10 जितना उन दोनों का डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस कितना आया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। ठीक है, तो अगर मान लो फर्स्ट से उसको सेकंड पे जाना है तो उसको एग्जैक्टली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अगर मान लो 8 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला उसको, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके तो वो कहीं जा सकता है क्या? वो तो मिनिमम, अगर हायर शेल में जंप करना है तो सबसे लिस्ट पॉसिबिलिटी कितना है, कितना मिनिमम उसको चाहिए, 10.2 ही चाहिए, तभी तो वो फर्स्ट से सेकंड पे ही जा सकता है 10.2। लेकिन अगर उसको 0 से 10.2 के बीच में कोई भी एनर्जी अगर मिला तो उसको एब्जॉर्ब करेगा क्या, बताओ? वो इसको एब्जॉर्ब करके कोई शेल तक पहुंच सकता है, हायर शेल तक? बोलो। जीरो नहीं से अगर पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मिनिमम उसको सेकंड सेल में अगर जाना है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए उसको। अगर उतना नहीं मिल पा रहा है तो वो तो उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करने के बाद भी वो किसी बीच का तो कोई बीच में तो कोई शेल है नहीं उस एनर्जी डिफरेंस के बीच में, है क्या? तो इसको इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब या रेडिएट नहीं करता है, सिर्फ उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब या रेडिएट करेगा जिस एनर्जी का वैल्यू जो है वो किसी दो शेल का डिफरेंस हो, किसी दो शेल के एनर्जी का डिफरेंस हो, सिर्फ उसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा या फिर एमिट भी करेगा। समझ में आ गया ये पॉइंट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब या रेडिएट नहीं करता है, सिर्फ उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब या रेडिएट करेगा जो एनर्जी का वैल्यू जो है वो किसी दो शेल के एनर्जी का डिफरेंस हो। ठीक है, हेलो? यस सर। यस सर। चलो चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए हो ना? यस सर, बस वो नीचे आप एक नोट लिखवाए थे वो लिखना है। ठीक है, एक मिनट। नीचे वाला नहीं लिखे हो, रुको एक मिनट। चलो ये ठीक है, ये बोल रहे हो ना? यस सर। चलो सेकंड से फर्स्ट पे जंप करवा रहे थे, यहाँ पे जनरलाइज करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप कर रहा है, जंप्स फ्रॉम n इक्वल टू n2। ठीक है, किसी हायर शेल है n2, उससे वो जंप कर रहा है टू n इक्वल टू n1 पे। ठीक है, वेयर n2 इज ग्रेटर देन n1, मतलब n2 कोई हायर शेल है, वहां से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके n1 जो कि लोअर शेल है वहां पे जंप करके आ रहा है। तो बताओ यहाँ पे एनर्जी ये कितना एमिट करेगा? अगर वो n2 से n1 पे जंप करके आ रहा है तो एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे? कितना एनर्जी ऑब्वियसली एमिट कर रहा होगा, क्योंकि वो हायर से लोअर पे जंप कर रहा है, तो एनर्जी का एमिशन हो रहा होगा। तो कितना एनर्जी एमिट कर रहा होगा? ये क्या हो जाएगा, दोनों के एनर्जी शेल का डिफरेंस, En2 माइनस En1। यही करेंगे ना हम लोग? बोलो। यस सर। अब ये हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था बताओ? E कैसे निकालेंगे? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? E का फॉर्मूला आ जाएगा ये -13.6 इंटू जेड, जेड स्क्वायर। चलो जनरलाइज कर लेते हैं, किसी एटम के लिए ही मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हाइड्रोजन होगा तो जेड का वैल्यू 1 पुट कर दोगे, तो जेड स्क्वायर बाय n2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा एनर्जी ऑफ n2। और इसमें क्या करोगे, माइनस करोगे, और यहाँ -13.6 n1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये n1 के लिए क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। यही होगा, बताओ। और यहाँ जो एनर्जी आ रहा है, हम यहाँ वेवलेंथ एक्चुअली में निकालना चाह रहे हैं, तो ये एनर्जी को हम लोग रेट कर सकते हैं hc बाय लेमडा, क्योंकि वेवलेंथ यहाँ से ही आएगा इसी फॉर्मूले से। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको hc बाय लेमडा इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, हम लोग कॉमन ले लिए, और इधर क्या बच गया, 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा, देख लो। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो अब यहाँ पे हम लेमडा का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, तो 1 बाय लेमडा hc को इधर भेज दो,
क्या आ गया 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय, इधर हो गया एच सी नीचे आ गया, और इधर बच गया 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जो कांस्टेंट है देखो 13.6 कांस्टेंट वैल्यू है, और एच भी प्लैंक्स कांस्टेंट भी है, और सी स्पीड ऑफ लाइट वो भी कांस्टेंट वैल्यू हुई है। ये तीनों तो कांस्टेंट है ना, तो इन तीनों का जो वैल्यू पुट करेंगे, इन तीनों को हम लोग एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं जिसको बोलते हैं आर। ठीक है, तो ये 1/λ इज इक्वल टू ये जो ये कांस्टेंट वैल्यू था, इसके जगह हम लोग पुट कर देते हैं आर, जो कि आता है रिडबर्ग कांस्टेंट, वो देखेंगे हम लोग। और ये आर जेड स्क्वायर और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पे ये आर क्या है, आर इज इक्वल टू ये 13.6 बाय एच प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट, इसका वैल्यू है ये। और इस आर को बोला जाता है ये रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, ये आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। और इसका वैल्यू जब पुट किया जाता है, वैल्यू कैलकुलेट जब किया जाता है, ये आता है 1.09 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, मीटर इनवर्स, ये इसका वैल्यू आता है रिडबर्ग कांस्टेंट, 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया वेवलेंथ का फॉर्मूला। तो किसी ट्रांजिशन में तुमको वेवलेंथ अगर निकालना है, n1 से अगर n2 से अगर n1 पे कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होगा, तो उसके लिए अगर वेवलेंथ तुमको निकालना है तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो। 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेयर आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, हो गया यहाँ तक, कोई डाउट? तो ये फॉर्मूला यहाँ पे ये आ गया, ये यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बोलो, आवाज आ रही है? यस लिख सर। लेते हैं। तो पीडीएफ मिल ही जाएगा तुम लोग को। कोई डाउट है तो बताओ। हो गया? लिखो, जल्दी लिखो जो लिख रहे हो। लिख लोगे तो बोलना, जल्दी लिखो, और लिखोगे लिखा हुआ हो जाएगा तो बोलो। सर मेरा हो गया। चलो ठीक है, तो ये अगर समझ में आ गया, तब यहाँ पे हम लोग जनरलाइज करके वेरियस सीरीज अब देखते हैं। ठीक है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए ही बोर्स जो है ये प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे लाइंस होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे, चलो इसको पहले रब करो। अरे यार, ठीक है, ये हम लोग n इक्वल टू 1 ये फर्स्ट सेल एज्यूम करते हैं। इसके बाद देखोगे ये है n इक्वल टू 2। इसके बाद देखोगे
n इक्वल टू 3 देखोगे n इक्वल टू 4 n इक्वल टू 5 n इक्वल टू 6 n इक्वल टू 7 सर ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हम्म, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। हाँ उसमें वेरियस लाइंस जो होते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे तुम लोग कि ये जो लाइंस है, देखो शुरुआत में सबसे मैक्सिमम गैप जो है फर्स्ट और सेकंड वाले शेल के बीच में, ये एनर्जी का गैप है, ठीक है। यस एनर्जी तो इसमें देख रहे हो ना, जैसा होता है वो एग्जैक्टली वैसा ही ड्रॉ कर रहे हैं हम। तो सबसे मैक्सिमम गैप कहाँ पे दिख रहा है तुमको? n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 1 के और 2 के बीच में। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं ना, तो दो शेल का जो गैप होता है ना वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जाता है। तुम लोग डेटा में भी देखे होगे लास्ट क्लास में जो हम कराए थे, n इक्वल टू 1 में देखे होगे हाइड्रोजन का एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी -13.6 है। लेकिन n इक्वल टू 2 में वो कितना हो गया, -3.4। तो देखो गैप वहां पे 10.2 का है। लेकिन वही n इक्वल टू 3 में अगर जाओगे तो n इक्वल टू 3 का कितना था टोटल एनर्जी, बताओ? -1.51। 1.51। तो सेकंड और थर्ड के बीच में गैप देखो कितना कम हो गया ना। यस सर। तो उसी तरह अब थर्ड और फोर्थ में भी देखो, फोर्थ का है 0.85 या 0 पॉइंट कितना था फोर्थ का, 0.85 ही था। तो देखो थर्ड और फोर्थ एनर्जी का हुआ ना। इसमें होता क्या है एक्चुअली में, तो जैसे ही हम लोग ऊपर की तरफ हायर शेल की तरफ अगर मूव करते हैं तो रेस्पेक्टिव दो सेल का जो एनर्जी गैप है ना वो धीरे धीरे रिड्यूस होते हैं। क्या हुआ सर? सर वॉइस नहीं आ रहा है आपका।